सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मोनिशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। यस, वी आर लाइव नाउ और आज हम बात करने वाले हैं इंटेलिजेंस थ्योरी के बारे में, बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में। जैसा आप जानते हैं कि यूजीसी नेट के जो एजुकेशन सब्जेक्ट है उसकी हम प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं जून के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। तो आप सभी के साथ में जो हमारा दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो बहुत ही अच्छा हो रहा है और सभी लोगों से जो मुझे रिस्पांस मिल रहा है बहुत अच्छा मिल रहा है। आपको मैं बताऊं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे रेगुलर मैसेज करते हैं, जिसकी वजह से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी जो है वो भी बहुत बड़ा बन चुका है। तो अभी भी अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं और जो भी मैं प्रोवाइड करती हूँ उस सबका आप भी लाभ उठाना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज जो आप करेंगे उसके लिए नंबर है 8109394696। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। और अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए है कम्युनिकेशन कैसे किया जा सकता है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा जिसमें आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको अपने ग्रुप का हिस्सा बना लूँगी। और जिसके बाद मैं जो कुछ भी पढ़ा रही हूँ ये सारी चीज़ें आपको PDF के फॉर्म में मिल जाएंगी ताकि आप अपने नोट्स बना सकें। तो सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी जल्दी। सभी को गुड इवनिंग है, राम राम है, नमस्कार, आदाब है, सत श्री अकाल, जैसे भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं उन सभी भाषाओं में आपका स्वागत करती हूँ। चलें स्टार्ट करें। इंटेलिजेंस थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। क्या थ्योरी है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले बात समझ लेते हैं कि कितने प्रकार की इंटेलिजेंस होती है। वैसे तो हम जनरली बुद्धि के बारे में ऐसी बात करते हैं, अगर हमें कुछ समझ में आ रहा है तो हम उसको कहते हैं कि हाँ इसकी बुद्धि अच्छी है। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, बहुत समझाने के बाद भी नहीं समझ में आता है, तो उससे कहा जाता है कि भाई उसकी बुद्धि थोड़ी सी वीक है या फिर वो मेंटल जो है उसका कंडीशन वो उतनी स्ट्रांग नहीं है। ऐसी बातें जनरली कही जाती हैं, है ना। तो कितने प्रकार की बुद्धि होती है चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो बुद्धि है वो क्या है, आपकी दो प्रकार की दी गई है। आपका सिस्टमैटिक अप्रोच यानी कि स्ट्रक्चरल अप्रोच है, इसके बाद में इंफॉर्मेटिव या प्रोसेसिंग है। इंफॉर्मेटिव प्रोसेसिंग होती है, इसमें यूनिफैक्टर थ्योरी होती है, 2 फैक्टर थ्योरी होती है, 3 थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी होती है, स्ट्रक्चर इंटेलेक्चुअल मॉडल होता है। इसके बाद थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस होता है, हायरार्किकल थ्योरी मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस होता है। और जबकि हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच देखें तो इसमें त्रायिक थ्योरी होती है, पास्ट मॉडल इंटेलिजेंस होता है। तो ये सारी थ्योरीज हैं जो इंटेलिजेंस थ्योरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके बताया गया है। आगे बढ़ते हैं कि बुद्धि के सिद्धांत जो हैं उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हमें गार्डनर की बुद्धि का सिद्धांत पढ़ना है, एल्फ्रेड बिने की बुद्धि का सिद्धांत पढ़ना है, स्पीयरमैन का पढ़ना है, थॉर्नडाइक का पढ़ना है, रॉबर्ट J. स्टर्नबर्ग का पढ़ना है। मतलब काफ़ी सारे थ्योरीज हैं जो हमको इस चैप्टर में कंप्लीट करनी है। आगे बढ़ें और देख लेते हैं। हमको स्टार्ट करते हैं कि पहले समझ लें कि बुद्धि आखिर होती क्या है, इंटेलिजेंस का अर्थ क्या होता है। तो देखिए बुद्धि एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हम अपने आम जीवन की दिनचर्या में करते हैं। ठीक है, सभी लोग करते हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो दिन भर में किसी को एक बार ना कहता हो कि तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया, है ना। तो बुद्धि एक ऐसा शब्द है जिसका हम लोग हमेशा उपयोग करते रहते हैं, लेकिन जितना हम अपने दैनिक जीवन में उसका अर्थ समझते हैं वो क्या होता है कि बाल विकास, शिक्षा शास्त्र और मनोविज्ञान में इसके अर्थ और महत्व से कहीं ज़्यादा है। ठीक है, जितना हम समझते हैं ना उसके से कहीं ज़्यादा अर्थ होता है इसका एक्चुअल में, जो कि हमें इस साइकोलॉजी के इस टर्म में पढ़ना है। बुद्धि एक अंग्रेजी का शब्द है और उसका हिंदी वर्जन है बुद्धि। इंटेलिजेंस जो है वो इंग्लिश शब्द है। इंग्लिश इंटेलिजेंस जो है वो लैटिन भाषा के शब्द से आया है, 2 शब्दों से आया है, इंटर और लार्ज। लेकिन इनके बीच इनके अर्थ क्या है इसके बारे में बहुत ज़्यादा मतभेद है लोगों के, इसलिए इसके बारे में कोई सही राय नहीं बन पाई कि इसको हम किस 2 शब्दों से बताएंगे। ठीक है, तो चलें आगे बढ़ते हैं, बुद्धि को और समझने की कोशिश करते हैं। इंटेलिजेंस जो है बुद्धि सरल शब्दों में देखा जाए तो किसी कार्य स्थिति में उपलब्ध सभी विकल्पों में से सबसे ज़्यादा बेहतर और अनुकूलित विकल्प का चुनाव करने और अपने लक्ष्य को हासिल करना है।
ठीक है, चलिए एक उदाहरण मैं आपको देख के बताती हूँ। बहुत सारे काम होते हैं हमारे जीवन में करने के लिए और उन कामों को अलग अलग तरीके से किया जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि कोई एग्ज़ाम है जिसको एग्ज़ाम की तैयारी आपको करनी है और उस एग्ज़ाम को आप कैसे क्वालिफ़ाई करेंगे, ये सबसे बड़ा प्रश्न हो जाता है, कैसे क्वालिफ़ाई करना है। तो एक स्टूडेंट है जो बहुत इजीली उस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेता है, दूसरा स्टूडेंट है जो बहुत थोड़ा सा मेहनत करके, थोड़ी प्रॉब्लम फेस करके उस एग्ज़ाम को क्लियर करता है। लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि क्लियर नहीं कर पाते हैं, बल्कि पास होना भी उनके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है कि वो पास ही हो जाएं। तो ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि हर किसी का इंटेलिजेंस पावर जो है, हर किसी का बुद्धि जो है वो अलग अलग होती है ना। और जिसकी बुद्धि बहुत अच्छी होती है ना, तो उसके कार्य करने की स्थिति, उपलब्ध विकल्पों में से सबसे ज़्यादा बेहतर विकल्प चुनने का हौसला या फिर कौशल वो सबसे ज़्यादा होता है। वो एक सबसे सही विकल्प चुन पाता है और उसके बाद उसका उपयोग करके अपने काम को बहुत स्पीड में कर लेता है। इस कारण से वो सक्सेसफुल हो जाता है। तो बुद्धि का अर्थ क्या समझ में आया हमको, कि कोई भी कार्य करने के लिए जो आपको एक तरीके से क्या चाहिए, आपको एक मतलब ऐसा चाहिए ना, उसका सबसे सही उपाय क्या है, सबसे सही तरीका या सबसे सही कौशल क्या है, तो वो बुद्धि हमें प्रोवाइड करती है। जितनी बुद्धि हमारी स्ट्रांग होगी उतना ही अच्छा मैटर या उतना ही अच्छा कहना चाहिए कि हम तरीका ईजाद करेंगे अपने काम को सॉल्व करने का। ठीक है, चलिए अब मीनिंग एंड डेफिनेशन देख लेते हैं। बुद्धि की कौन कौन सी मीनिंग है, डेफिनेशन कौन कौन सी है, इनको देख लेते हैं। तो इंटेलिजेंस हैज़ बीन डिफाइंड मैनी वेज, ठीक है, बहुत अलग अलग तरीके से हम बुद्धि के जो सिद्धांत हैं उनको पढ़ेंगे। ये बहुत आगे चली गई है क्या? हाँ, ठीक है। तो फर्स्ट तो हम देख लेते हैं कि हाई इंटेलिजेंस क्या है। हाई लेवल एबिलिटी है और सच एज एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, मेंटल रिप्रेजेंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। सबसे पहली बात में है हायर लेवल की एबिलिटी है। किसी व्यक्ति में एक एबिलिटी ऐसी होती है कि वो हायर लेवल की हो, और ऐसी एबिलिटी जो कि क्या करती है, उसके एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग को इम्प्रूव करती है, उसकी मेंटल रिप्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो अप्रोच होती है उसको इम्प्रूव करती है, डिसीजन मेकिंग में उसकी हेल्प करती है, द एबिलिटी टू लर्न सीखने में उसकी मदद करती है, इमोशनल नॉलेज, जो होलिस्टिक पर्सनालिटी की हम बात करते हैं उसमें बात क्या की जाती है, एक ऐसा नॉलेज जो कि समग्र रूप से सारी चीज़ें इंक्लूड किया हो, जिसमें आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो, इमोशनल डेवलपमेंट भी हो, वर्बल भी हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इमोशनल नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसकी एबिलिटी हो, क्रिएटिविटी उसके अंतर्गत हो, एडॉप्टेशन टू मीट द डिमांड ऑफ द एनवायरनमेंट एंड इफेक्टिवली। अगर इन्वायरमेंट में किसी तरीके की डिमांड है तो उन सभी को किस तरीके से आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं, इन सभी चीज़ के में आपको पारंगतता हो। मोर जनरली इट कैन बी डिस्क्राइब एज एबिलिटी टू परसीव और infer information, ठीक है, and to retain it knowledge to be applied towards adaptive behavior within एन एनवायरमेंट एंड कॉन्टेस्ट। तो मतलब एक तरीके से किस तरीके का आपकी एबिलिटी है जो कि इंफॉर्मेशन दे आपको, और इन्वायरमेंट में किस तरीके से आपको एडजस्ट करना है, कैसे नॉलेज को गेन करना है, किस तरीके से अपना जो लर्निंग की कैपेसिटी है वो बढ़ाना है, मतलब कैसे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो ना, इन सारी चीज़ों को बढ़ाना है, तो वो कहलाती है एबिलिटी। और इन सभी का जो कॉम्बो पैक होता है ना, वो कहलाता है आपका क्या, इंटेलिजेंस। अब बुद्धि के सिद्धांतों की बात कर लेते हैं कि कितने प्रकार की बुद्धि के सिद्धांत हैं। तो अलग अलग लोगों ने अपने बुद्धि के सिद्धांत दिए हैं, ठीक है। तो बुद्धि के बारे में बात करें तो और अच्छे से समझते हैं कि कैसी कैसी क्या किसने डेफिनेशन दी है, जिसके कारण से हमें समझ में आ सके कि बुद्धि आखिर होती क्या है ना। तो वुडवर्थ हैं, बहुत ही बड़ा नाम है इनका वुडवर्थ का, और उन्होंने क्या कहा था कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है,
ठीक है। बुद्धि क्या है? कार्य करने की एक विधि है, मतलब आप कार्य को किस प्रकार से करते हैं वो डिपेंड करता है आपकी इंटेलिजेंस पावर पर, ठीक है। तो इंटेलिजेंस इज द वे ऑफ एक्टिंग, आप अपने काम को किस तरह से डील करते हैं, उसको किस तरीके से कंप्लीट करते हैं, ये क्या किस पर डिपेंड करता है? बुद्धि पर। टर्मन बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, इन्होंने भी बुद्धि का सिद्धांत दिया है। इन्होंने क्या किया है? बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक इन टर्म ऑफ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में बताया था। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है? जैसे मान लेते हैं आपको किसी पिक्चर के बारे में सोचना है, तो अगर आप उसकी पिक्चर की इमेज जो है वो आपके सामने है, तो आप उसके बारे में अच्छे से सोच पाएंगे, ठीक है। एक नॉर्मल व्यक्ति इस तरह से सोच लेता है। लेकिन अगर आपके अंदर अमूर्त विचार जो हैं उनके सोचने की क्षमता है, तो आप ऐसी पिक्चर के बारे में भी सोच लेंगे या उसकी कल्पना कर लेंगे जो कि सामने दिखाई नहीं दे रही है। जैसे अगर मैं आपको एक विजुलाइज करवाऊं कि एक जगह मैं गई, उस जगह पर पहाड़ थे, बहुत ही सुंदर पहाड़ थे, बहुत अच्छा झरना था उसमें से जो बह रहा था, उधर पर ग्रीनरी इतनी ज़्यादा थी, मतलब बहुत जगह हरियाली ही हरियाली थी। एक पेड़ था जिसके पास में नज़दीक में मैं बैठी थी, वहाँ पर जो पेड़ था उसकी जो तने थे ना वो नीले रंग के थे, आसमानी नीले कलर के थे, और ऊपर जो उसमें पत्तियां लगी हुई थी वो रेड और पिंक कलर की पत्तियां थी, कुछ पत्तियां नीचे भी पड़ी हुई थी। वहीं नदी के किनारे में बैठी हुई देख रही थी, तो वहाँ पर मुझे एक घर नज़र आता है जिस घर की झोपड़ी का कलर रेड है, और उस घर का जो दीवार है वो उसकी येलो कलर की है। उसमें से एक बुढ़िया है जो वो आ रही है और अपने साथ में एक टोकरी ली हुई है, उस टोकरी में बहुत सारे फ्रूट्स रखे हुए हैं। वो फ्रूट्स कौन से हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि वो कुछ पीले कुछ लाल दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इस तरीके की आपको एक कहानी सुना रही हूँ, एक कल्पना बता रही हूँ, और आप जब मेरी बातों को सुनते जा रहे हैं तो आप कल्पनाओं में इस पिक्चर को बनाते जा रहे हैं, इसका मतलब है आपके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है ना। और जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा, जैसे जिसमें अभी हम लोगों ने डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ी थी, उसमें हमने बताया था कि बच्चे के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कब बढ़ती है? जब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की मतलब वो एज, मतलब 6 से 8 साल की जो एज है वो क्रॉस कर जाता है, तो उसके बाद उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बढ़ जाती है। बाकी उससे छोटे बच्चे को तो कोई ना कोई पिक्चर चाहिए देखने के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो टर्मन ने क्या कहा है बुद्धि के बारे में कि बुद्धि जो है वो क्या है? एक अमूर्त विचारों के बारे में सोचने में हेल्प करती है, उसकी योग्यता है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक टर्म ऑफ एब्स्ट्रैक्ट। बिने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, क्योंकि बिने का जो बुद्धि का सिद्धांत है वो बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। अल्फ्रेड बिने का पहला सिद्धांत है, ठीक। इन्होंने क्या कहा? बुद्धि 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देशन और आलोचना। क्या बताया इन्होंने कि ये क्या है? ज्ञान, इन्होंने क्या बताया? ज्ञान है, आविष्कार, निर्देशन है और आलोचना। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं, इन्वेंशन, डायरेक्शन एंड क्रिटिसिज्म, ठीक है। इंटेलिजेंस इज द कंटेंट इन दीज 4 वर्ड। अब इनके अनुसार क्या है? अगर किसी के अंदर ज्ञान है, आविष्कार करने की क्षमता है, निर्देश करने की क्षमता है और आलोचना करने की और आलोचना को एक्सेप्ट करने की क्षमता है, तो वो मतलब वो एक्चुअल में बुद्धिमान व्यक्ति है। बकिंघम के अनुसार क्या है कि सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न। अगर किसी व्यक्ति को कुछ लर्न करने में मज़ा आता है या लर्न करने की उसकी एबिलिटी है, वो सीखने में इंटरेस्ट रखता है, तो उस व्यक्ति की जो बुद्धि है वो बहुत सही मानी जा सकती है, ठीक है। इन सभी परिभाषाओं के आधार पे बुद्धि निम्न प्रकार की योग्यता होती है। कौन कौन सी हो जाती है? सीखने की योग्यता, एबिलिटी टू लर्न, अमूर्त चिंतन की योग्यता, एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्ट, समस्या समाधान करने की योग्यता, एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम, वातावरण से समायोजन करने की योग्यता, एबिलिटी टू एडजस्ट टू वंस एनवायरनमेंट। बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, हर किसी में इन सभी चीज़ों का अभाव होता है, ऐसा मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हर किसी में इन सभी में से कोई ना कोई एक एबिलिटी तो बहुत अच्छी होती है।
कोई बहुत अच्छा होता है सीखने में, है ना, ज़िंदगी भर वो सीखता है। और अमूर्त चिंतन, जितनी भी कल्पना शक्ति के आधार पर जो भी कार्य किए जाते हैं, जैसे राइटिंग करना, पेंटिंग बनाना, ये सारी अमूर्त चिंतन होती है। साइंटिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी अमूर्त चिंतन की वजह से नए नए इन्वेंशंस करते हैं। समस्या समाधान करने की योग्यता, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत कमज़ोर होते हैं। वो बहुत जल्दी कोई भी उनकी प्रॉब्लम होती है तो उससे घबरा जाते हैं। तो ये एक समस्या समाधान करने की योग्यता भी आप उसे कम ना समझिए। कई सारी जो लेडीज़ होती हैं घर में, दुनिया भर की परेशानियां हैं, घर के खाना बनाने से लेकर घर में बच्चों की परवरिश करने से लेकर बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती हैं जो उनके हस्बैंड्स को पता भी नहीं चलती और वो उनको समाधान कर लेते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा बुद्धिशाली मानी जाती हैं। मेरे से वो सारे लोग एग्री करेंगे जो कि यहाँ पर फीमेल हैं और वो जानती हैं कि उनको घर में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या नहीं करना होता है, और उसके बाद में चेहरे पर स्माइल भी वो हमेशा रखी रहती है। तो अगर सभी जितनी भी लेडीज़ हैं ना, जिन्होंने इस बात को समझा है और माना और एक्सेप्ट किया है, तो एक बिग थम्स अप ज़रूर देना मुझे। मजाक कर रही हूँ, बाकी सारे जेंट्स भी हैं जो कि बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ख़ास तौर पे, लेकिन एक अप्रिशिएशन तो बनता है लेडीज़ के लिए, क्योंकि उनके साथ में ऐसी छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स होती हैं जो घर में आती रहती हैं और उसको भी सॉल्व करना पड़ता है। और अचानक आ जाने वाली प्रॉब्लम्स भी होती हैं। कई सारे गेस्ट होते हैं जो अचानक आ जाते हैं और घर में हो सकता है दूध ही नहीं है, फिर भी चाय कैसे बनेगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो थिंकिंग है ना, वो जेंट्स में नहीं होती, वो एक फीमेल ही कर सकती है। तो सारा बिग थम्स अप टू ऑल लेडीज़। आगे जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, ये सारी जो डेफिनेशन अभी हमने हिंदी में पढ़ी है वो मैं अभी इंग्लिश में भी आपको बता रही हूँ। अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ है, इसमें इन्होंने क्या कहा है कि इंटेलिजेंस मीन्स इंटेलेक्ट पुट टू यूज़, इट इज़ द यूज़ ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी फॉर हैंडलिंग अ सिचुएशन, एकम्प्लिश एनी टास्क। ठीक है, ये देखिए वही बात उन्होंने कह दी कि एक ऐसी एबिलिटी जो कि इंटेलेक्चुअल एबिलिटी हो हैंडलिंग करने की, सिचुएशन कैसी भी सिचुएशन हो जाती है। आपने देखा होगा कि जब कोई भी कॉन्टेस्ट होता है और चाहे वो कोई भी इंटरव्यू हो रहा हो, तो आखिरी में जो क्वेश्चन आंसर राउंड होता है ना, चाहे आपकी पीएससी आपने क्रैक की हो या फिर कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो, या फिर यहाँ तक कि ब्यूटी जो पेजेंट्स होते हैं, मतलब जिनकी जैसे मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स का जो चुनाव होता है, उसमें भी आखिरी में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये चेक करने के लिए कि आप में अंदर जो इंटेलेक्चुअल पावर है ना वो कितनी है, इंटेलिजेंस पावर कितनी है। तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसी प्रॉब्लम जो कि आपके साथ में अचानक आ सकती हैं, उनको सॉल्व करने की एबिलिटी जो होती है उसको कहा जाता है बुद्धि। क्लियर? चलिए, अकॉर्डिंग टू स्टर्न जिन्हें क्या कहा है देख लेते हैं हम। इंटेलिजेंस इज द जनरल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल consequently to adjust his thinking to new requirements. It is a general mental ability, adaptability to new problem एंड कंडीशन ऑफ लाइफ। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है वही बात कही है अपने तरीके से। एक जनरल कैपेसिटी है, इंडिविजुअल कैपेसिटी है जो कि एडजस्ट करती है थिंकिंग को, नई नई रिक्वायरमेंट्स जो आती हैं उनको किस तरीके से एडजस्ट किया जा सकता है। मेंटल एडॉप्टेबिलिटी है, मेंटली आप कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं चीज़ों को, नई प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, नई कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट करने में आप किस तरीके से काम कर सकते हैं, उन सभी की योग्यता जो है वो बुद्धि पर आधारित होती है। अकॉर्डिंग टू टर्मन यदि बात कही जाए तो एन इंडिविजुअल इज द इंटेलिजेंस इज प्रपोर्शन एज ही is able to carry an abstract thinking। क्लियर? वही बात जो बताई मैंने, टर्मन ने यहाँ कहा था कि अगर आपके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने की योग्यता है तो वो कहलाएगी बुद्धि। और वेगन ने क्या कहा है, इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी टू लर्न एंड एडजस्ट टू रिलेटिवली न्यू एंड चेंजिंग कंडीशन।
ठीक है। तो ये सारी डेफिनेशंस आपको ना मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको याद कर लेनी है, इसलिए क्योंकि जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है ना वो आजकल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गया है। तो ऐसा नहीं कि सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, सीधा सीधा आपको आंसर में टिक करना है। क्वेश्चन ऐसा घुमा फिरा के पूछा जाएगा। तो टर्मन ने किस चीज़ के बारे में बात करी है, आपको मालूम होना चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में बात की है। वुडवर्थ ने किसके बारे में बात करी है, तो उन्होंने बताया इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के बारे में वुडवर्थ ने बात की है। उसके बाद में स्टर्न ने किसके लिए बात करी है, तो उन्होंने अडॉप्टेबिलिटी की बात करी है, ठीक है। और इन्वायरमेंट से एडजस्टमेंट की बात किसने करी, ये मतलब इस तरीके से हर चीज़ के बारे में आपको लर्न करना है, ठीक है। अपनी इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करना है इसके बाद में। अब बुद्धि की विशेषताएं देख लेते हैं। बुद्धि व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है, ठीक है। आगे जाके जब हम उनके थ्योरीज़ पढ़ेंगे तो कई सारी थ्योरीज़ हैं, जैसे यूनिफैक्टर थ्योरी, फिर 2 फैक्टर, फिर 3 फैक्टर, फिर बहु तत्व सिद्धांत है ना। फैक्टर एनालिसिस में हम जाएंगे तो पता चलेगा कि कुछ अडॉप्ट करके इंटेलिजेंस बढ़ती है, कुछ इंटेलिजेंस होती है जो हमारी बाय बर्थ होती है, जेनेटिक होती है, ठीक है। तो अभी हम विशेषताओं पर बात करते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बुद्धि की उनकी बात कर लेते हैं। तो बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है। बुद्धि व्यक्ति को विभिन्न बातों को सीखने में सहायता देती है। बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन की योग्यता प्रदान करती है। बुद्धि व्यक्ति को नवीन परिस्थितियों से समायोजन का गुण प्रदान करती है। बुद्धि व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में और जटिल समस्याओं को सरल बनाने में मदद करती है, ठीक है। तो ये सारी विशेषताएं हो गई। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि कई बार ये चीज़ें रिपीट हो गई हैं, अब तो आपको याद हो गई होंगी, है ना। चले आगे बढ़ते हैं। और क्या कहा है इसकी विशेषता में, बुद्धि व्यक्ति को अपने अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता देती है। बुद्धि व्यक्ति को भले बुरे, सत्य असत्य, नैतिक अनैतिक कार्यों में अंतर करने की योग्यता भी प्रदान करती है। बुद्धि पर मुख्य प्रभाव वंशानुक्रम का पड़ता है। वंशानुक्रम मतलब हेरिडिटी का पड़ता है, तथा वातावरण का केवल 10 बिंदुओं तक ही पड़ता है, ठीक है। बुद्धि एक इकाई ना होकर कई इकाइयों का समूह है, इसीलिए ग्रुप फैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है। क्लियर। तो ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बुद्धि की, ये आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ें तो बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो देख लीजिए। पहला कारक क्या है आपका, वंशानुक्रम, यानी कि जो हेरिडिटी है, हम किसका वंश चला रहे हैं। मतलब अगर हमारे दादाजी जो हैं वो बहुत इंटेलिजेंट थे तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर भी वो गुण आ सकता है। 100% आ जाए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आ सकता है। वातावरण, आप जिस इन्वायरमेंट में हैं, अगर इन्वायरमेंट बहुत ही प्लेजेंट होता है, बहुत अच्छा होता है, लोगों का जो नज़रिया होता है बहुत ही अच्छा है, पॉजिटिव है, तो आपका वातावरण जो है वो अच्छा होगा, आपका बुद्धि उसी तरह से इम्प्रूव होगी। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों की अंतःक्रिया, इंटर जो रिलेशन होता है दोनों का, अगर एक व्यक्ति ऐसा है वो फॉर्चुनेट है, ऐसा कि मतलब उसको इंटेलिजेंस तो मिली है वंश से बहुत अच्छी, और साथ ही साथ में इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा मिल गया है, तब तो फिर उसका बहुत अच्छा बनना तय है। लेकिन ऐसे कई सारे मैं आपको बताऊं ऐसे एक्सेप्शंस भी हैं हमारे सामने, जो कई लोग बहुत इंटेलिजेंट हुए हैं लेकिन उनकी हेरिडिटी जो है वो उतनी अच्छी नहीं थी, वंश उनको इन्वायरमेंट भी उतना अच्छा नहीं मिला है, पर वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। बाकी इन सभी का फ़र्क पड़ता है बुद्धि पर, इसके बारे में तो हम एग्री करेंगे, ठीक है। अब बुद्धि के सिद्धांतों की बात कर लेते हैं। कौन कौन से सिद्धांत हैं बुद्धि के, तो देखिए फर्स्ट आता है एक तत्व सिद्धांत। किसने दिया है ये, एल्फ्रेड बिने ने दिया है। द्वितत्व सिद्धांत स्पेयरमैन ने दिया है, 1904 में ये दिया है। बहुतत्व सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है, 1986 में दिया है ये। ब्लूम ने अपना सिद्धांत दिया है, BS ब्लूम ने। समूह तत्व का सिद्धांत थर्स्टन ने दिया है 1938 में। प्रतिदर्श यानी कि नमूना, मॉडल का जो सिद्धांत है, मॉडल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है, वो दी है थॉमसन ने। फिर त्रिआयाम का सिद्धांत जो है वो गिलफोर्ड ने दिया है। आगे बढ़ते हैं, कैटल व हार्न का बुद्धि का सिद्धांत कैटल ने दिया है। पदानुक्रम यानी कि क्रमिक महत्व का सिद्धांत बर्ट तथा बर्नन ने दिया है। त्रिजपीय त्रिघटिकीय सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया है। इसमें तो हमको त्रिविमीय आकृति बनाकर सीखना पड़ता है। बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत कैली ने दिया है। द्विविमयात्मक सिद्धांत स्लेसिंग और गेटमैन ने दिया है। धारा प्रवाह
का सिद्धांत कैटल ने दिया है, संकाय का सिद्धांत रीड ने दिया है, सूचना संसाधन का सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया है, लेवल 1 लेवल 2 का सिद्धांत जॉनसन ने दिया है, बुद्धि का और बुद्धि खा का सिद्धांत हैब ने दिया है। ठीक है, तो ये सारे बुद्धि के सिद्धांत हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से बहुत सारे हमको नहीं पढ़ने हैं, बट बहुत सारे जो हमारे सिलेबस में है उनको पढ़ना है, उनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी हैं। मतलब घटकों के आधार पर जो बुद्धि के सिद्धांत हैं उसको हमें पढ़ना है, मतलब स्ट्रक्चर के आधार पर जो बुद्धि के सिद्धांत हैं उनको पढ़ना है। तो बिनी का एक तत्व सिद्धांत पढ़ना है हमको। ठीक है, स्पेयरमैन का सिद्धांत पढ़ना है, थॉर्नडाइक का पढ़ना है, थर्स्टन का पढ़ना है, थॉमसन का पढ़ना है, बर्नर का पढ़ना है, गिलफोर्ड का पढ़ना है। क्लियर, तो ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। अब बात कर लेते हैं आगे यो फैक्टर थ्योरीज, यूनिफैक्टर थ्योरी। हमारे इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो ना समझें कि मैं इंग्लिश में नहीं बता रही हूँ। यूनिफैक्टर थ्योरी है, टू फैक्टर थ्योरी है, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी है, स्ट्रक्चरल थ्योरी है, ठीक है, और हायरार्किकल थ्योरी है। इन सभी को हमको इसके अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है, यूनिफैक्टर थ्योरी की बात कर लेते हैं, प्रपोज्ड बाय बिने, टर्मन एंड स्टर्न। सबसे बड़ी बात है किसे किसने दिया था, बिने ने, एल्फ्रेड बिने इनका नाम था। अभी मैं इसके बारे में डिटेल्स बताऊंगी। एल्फ्रेड बिने जो हैं उन्होंने ये फर्स्ट थ्योरी दी थी, टर्मन और स्टर्न ने उनको साथ दिया था। इंटेलिजेंस इज वन स्ट्रक्चर, इनके अनुसार क्या है, जो इंटेलिजेंस है वो केवल एक स्ट्रक्चर है, उसको अलग अलग हिस्सों में मत डिवाइड करो, वो केवल क्या है, एक ही स्ट्रक्चर है। यूनिडिवाइजेबल अनडिवाइजेबल यूनिट है, मतलब उसको पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी माइंड is made up of different faculties like reasoning, memory or discrimination, imagination. These facilities are independent of each other and can be developed बाई वर्जन थिंकिंग, वेरियस थिंकिंग। ठीक है, कुछ गलत लिखा है वहाँ पर, क्लियर कर दूंगी मैं। बुद्धि का एक कारक और दो कारक सिद्धांत जो है इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो दिख रहे हैं आपको, है ना, ये हैं एल्फ्रेड बिने। इनको आप ये देख लीजिए, ये कौन है, एल्फ्रेड बिने हैं, है ना। इन्होंने फर्स्ट फैक्टर यानी कि यूनिफैक्टर का सिद्धांत दिया था। 1905 में दिया था ये सिद्धांत। 1904-1905 लिखा जाता है, तो 1905 ही हर जगह पे आपको मिलेगा ना। तो आप याद रखिएगा कि बिने का जो सिद्धांत है वो 1905 में दिया गया था। ठीक है, क्या कहा इन्होंने, इसके प्रतिपादक फ्रांस के मनोवैज्ञानिक एल्फ्रेड बिने, टर्मन और अमेरिका, टर्मन जो थे वो अमेरिका के थे, एल्फ्रेड बिने जो थे वो फ्रांस के थे, और स्टर्न भी अमेरिका के थे, है ना। इन्हें इसका समर्थन किया है। उन्होंने बुद्धि को एक अखंड और अभाज्य, है ना, मतलब जिसे विभाजित ना किया जा सके ऐसी इकाई माना है। और इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की विभिन्न मानसिक योग्यता एक इकाई के रूप में कार्य करती हैं। यदि कोई व्यक्ति एक विशेष क्षेत्र में निपुण होता है तो वह अन्य क्षेत्रों में भी निपुण होगा। विभिन्न परीक्षाओं द्वारा इस मत को असत्य सिद्ध किया गया है। ठीक है, देखिए इन्होंने अपना समझा और उसके बाद इन्होंने थ्योरी दे दी। उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसा व्यक्ति है ना, जो एक व्यक्ति है, अगर जो बुद्धि है उसको बताया उन्होंने कि एक फैक्टर है, एक ही सिंगल फैक्टर है, अभाज्य है, उसको खंड खंड विभाजित नहीं किया जा सकता। इन्होंने ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति है वो अगर एक जगह एक काम में अच्छा है, बहुत अच्छे से करता है, तो वो दूसरे कामों में भी अच्छा होगा। ठीक है, अगर मतलब एक संगीत बहुत अच्छा गाता है तो वो पढ़ेगा भी अच्छे से, वो पेंटिंग भी अच्छी कर लेगा, वो खाना भी अच्छा बना लेगा, वो सभी अच्छा कर लेगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली तो ये शायद उतनी सही बात नहीं मुझे लगती है, कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति है उसको एक चीज़ में तो महारत हासिल है लेकिन वो सभी दूसरे कामों में भी अच्छा हो, ऐसा नहीं हो सकता।
लेकिन फिर भी इनके जो रिजल्ट्स थे या इनकी जो स्टडी थी वो उसमें उन्होंने यही चीज़ बताई। हालांकि टर्मन ने और स्टर्न ने भी इनका समर्थन किया है। हमें याद करना है उन्होंने क्या समझा, क्या नहीं समझा, क्या गलत समझा, क्या सही समझा, इससे हमारा लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना ये है कि एक कारक सिद्धांत किसने दिया है, तो एल्फ्रेड बिने ने दिया है। उसके साथ में टर्मन ने उनका साथ दिया था, वो अमेरिका के थे। एल्फ्रेड बिने जो थे वो फ्रांस के थे और उनका स्टर्न ने भी साथ दिया, वो भी अमेरिका के थे। ठीक है, इसके बाद में इनकी आलोचना बहुत ज़्यादा की गई और इस जो सिद्धांत है इसको बाद में बदला भी गया, तो इसे निरंकुशवादी सिद्धांत कहा गया। ठीक है, निरंकुशवादी मतलब इसका कोई महत्व नहीं है, ऐसा सिद्धांत कहा जाए कि बुद्धि केवल एक ही तत्व से निर्मित है। बिने, टर्मन आदि ने केवल मानसिक योग्यता को ही संपूर्ण बुद्धि मान लिया। इनका जो था ना, इन्होंने किस स्टडी के अंतर्गत माना कि व्यक्ति की यदि मानसिक योग्यता अच्छी है तो वो उसका बुद्धि अच्छी होगी। ठीक है, तो इनका ये बात इन्होंने कही थी, इसीलिए उन्होंने कंप्लीट बुद्धि मान ली मानसिक योग्यता को, जबकि ऐसा तो नहीं होता है। मानसिक योग्यता बहुत सारी योग्यताओं में से एक योग्यता है। टर्मन विचार शक्ति को, स्टर्न नवीन परिस्थितियों की समायोजन करने की शक्ति को बुद्धि कहते हैं। ठीक है, तो ये बात थी कि यहाँ पर ये जो सिद्धांत था यूनिफैक्टर सिद्धांत, उसके बारे में हमने समझ लिया कि बुद्धि का जो है वो एक ही फैक्टर है और उस फैक्टर के अंतर्गत ये जो बुद्धि है वो क्या कहलाती है, आपकी एक तत्व सिद्धांत कहलाया जाता है। अब इसमें टर्मन जो है वो मानसिक योग्यता को संपूर्ण बुद्धि मान लेते हैं, बिने और टर्मन। ठीक है, टर्मन जो है विचार शक्ति को और स्टर्न जो है वो नवीन परिस्थितियों के साथ में जो समायोजन होता है उसको इम्प्रूव करने की को बुद्धि मानते हैं। अब आ जाता है स्पीयरमैन का बुद्धि का सिद्धांत। आज हम 2 तत्व सिद्धांत तक ही पढ़ेंगे और उसके बाद में बाकी का पोर्शन जो है वो नेक्स्ट क्लास यानी कि कल की क्लास में होगा। स्पीयरमैन ने क्या बोला कि भाई बुद्धि जो है वो 2 तत्वों से मिलकर बनी है। इन्होंने थोड़ा आगे बढ़ा दिया, एक होता है उन्होंने बताया जनरल फैक्टर और एक हो जाता है स्पेसिफिक फैक्टर। देखना बहुत जगह पर आपको एक चीज़ कंफ्यूजन में मिलेगी कि इसमें जनरल फैक्टर को जी से लिखा है और कैपिटल जी से, और एस फैक्टर को एस से लिखा है। ठीक है, लेकिन बाद में यही जो है स्पीयरमैन ने अपने ही रिसर्च को कहना चाहिए मॉडिफाई किया और उन्होंने 2 तत्व की जगह पे बात करने लगे 3 तत्व की। तो उसके बाद में ये क्या कहने लगे, एक और फैक्टर हो गया है ग्रुप फैक्टर। तो उसके बाद इन्होंने स्मॉल जी, जनरल फैक्टर को स्मॉल जी से बता दिया और स्पेसिफिक फैक्टर को एस से और ग्रुप फैक्टर को कैपिटल जी से। तो ये चीज़ों को आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कई जगह पर यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा रहता है जी फैक्टर और ये एस फैक्टर कैपिटल जी है। तो जब 2 तत्व की थ्योरी की बात की जाए तो कैपिटल जी ही आपका जनरल फैक्टर हो जाता है, लेकिन जब 3 तत्व की बात की जाएगी तो कैपिटल जी जो है वो ग्रुप फैक्टर में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो स्पीयरमैन ने क्या कहा कि यह सिद्धांत बुद्धि को 2 तत्वों का मिश्रण मानता है और इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि जो है वो सामान्य तत्व यानी जनरल फैक्टर या जी फैक्टर कहलाती है, विशिष्ट तत्व एस तत्व कहलाता है, एस फैक्टर कहलाता है, और सभी विशिष्ट तत्व सामान्य तत्व से संबंधित तथा प्रभावित होते हैं। ठीक है, देखिए अब जी फैक्टर को हम अभी अच्छे से समझेंगे। एक होता है जनरल फैक्टर, है ना। अब जनरल फैक्टर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं और एक फैक्टर होता है स्पेसिफिक फैक्टर जिसमें बहुत अलग अलग तरीके की स्पेसिफिक योग्यता आती है ना। तो अब क्या होती है इनको हम अच्छे से अभी क्लियरली समझते हैं। आगे इन्होंने क्या कहा है वो देख लेते हैं। प्रत्येक तत्व एक एक मानसिक कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है, जैसे स्मृति, कल्पना, तर्क, हस्तकार्य, संगीत आदि के लिए पृथक पृथक विशिष्ट तत्व होते हैं। और इस सिद्धांत को हम चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि 1904 में दी थी उन्होंने ये थ्योरी, एस फैक्टर और जी फैक्टर उन्होंने बताया। ठीक है, तो ये तो 3 तत्व की बात 2 तत्व की बात हो जा रही है। ये एस फैक्टर है, ये एस फैक्टर है ना। देखिए क्या बताऊँ मैं, ये स्पेसिफिक फैक्टर है, कोई एक चीज़ है जो आप सीख गए, ये दूसरी चीज़ है जो आप सीख गए, लेकिन एक जी फैक्टर है ना जो इन दोनों में कॉमन होगा।
ठीक है। हमने इंटरसेक्शन वाली चैप्टर पढ़ा था ना मैथ्स में, जिसमें हम बताते थे एक आपका एक कोई ऑप्शन है ना, जिसमें एक थैले में लाल गेंदें भरी हुई हैं और काली भी भरी हुई हैं। तो एक लाल गेंदों वाला जो थैला है वो भी इसके साथ में इंक्लूड किया जा सकता है और काली गेंदों का भी किया जा सकता है। तो इसी तरीके से लाल और काली दोनों फैक्टर जो हैं वो एक जी फैक्टर कहलाता है, जिसमें से काली गेंदों का फैक्टर अलग कर दिया जाए और लाल गेंदों के फैक्टर को अलग कर दिया जाए और इनको एस फैक्टर कहा जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? चलो, तो स्पेयरमैन ने बताया है आगे जी फैक्टर क्या होता है। तो स्पेयरमैन के अनुसार जी फैक्टर को मानसिक ऊर्जा कहा जाता है, अर्थात सभी मानसिक कार्यों के लिए जी कारक अनिवार्य है और इसकी मात्रा अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती है। यह कारक व्यक्ति में जन्मजात होता है, मतलब पैदाइशी होता है और यह व्यक्ति में सदैव एक अपरिवर्तनीय रहता है। एक जो हमारी जनरल एबिलिटी है ना, वो हमेशा एक जैसी होती है। बाकी हम जो अडॉप्ट करते हैं हो सकता है वो चीज़ें चेंज हो जाएं, लेकिन कहते हैं ना कि एक व्यक्ति है जो पैदाइशी मिलनसार है। छोटा सा बच्चा था जब भी वो लोगों के साथ में बहुत अच्छे से डील करता था, जब बड़ा हो गया तो भी करा। तो मतलब मिलनसार होने का जो गुण है ना वो उसका पैदाइशी। और कई बच्चे होते हैं वो पैदाइशी चिड़चिड़े होते हैं और उनके अंतर्गत ये सारे ये चीज़ें हैं ना अडॉप्ट कर लेंगे वो बहुत सारी चीज़ें दुनिया से और एनवायरनमेंट से, लेकिन ये जो उनका कहना चाहिए गुण है वो उनका जन्मजात है, तो वो कभी नहीं बदलता। ठीक है, यह कारक जन्मजात होता है, अपरिवर्तनीय रहता, चेंज नहीं होता है इसमें। इस प्रशिक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कितना भी सिखा दिया जाए पर वो जैसा है वैसा ही रहेगा। ये जीन द्वारा माता पिता से मिलता है, मतलब हमें जो जीन्स मिलते हैं अपने माता पिता से उससे ये जी फैक्टर मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति में जी फैक्टर की मात्रा अलग अलग होती है, परंतु निश्चित मात्रा होती है, अर्थात किसी की मानसिक क्षमता अधिक होती है तो किसी की कम होती है ना। और जिस व्यक्ति में जितना अधिक होता है ये जी फैक्टर वो उतना अधिक सफल होता है। इसका स्थानांतरण हो सकता है, ठीक है, ट्रांसफ़र हो सकता है, मतलब हम एक चीज़ सीखने से उस चीज़ का उपयोग दूसरी चीज़ में कर सकते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग करते हैं ना, इसी तरीके से ट्रांसफ़र ऑफ दिस फैक्टर भी हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं, एस फैक्टर को पढ़ लेते हैं। एस फैक्टर जो है वो जन्मजात नहीं होता। जी फैक्टर कहाँ से था? जेनेटिक आया था, मतलब जीन से मिला था। एस फैक्टर जो है वो जन्मजात नहीं होता है, ये अर्जित किया जाता है। ये किसी भी शिक्षण अनुभवों द्वारा इसे बढ़ाया जा सकता है। कोई भी ट्रेनिंग पाकर सिंगर बन सकता है। एक जो पैदाइशी गायक है वो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर गायकी की एबिलिटी थोड़ी बहुत उसके अंदर है तो बाहर से वो और ज़्यादा ट्रेनिंग लेकर अच्छा सिंगर बन सकता है। यह कारक अनेक और दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं एस फैक्टर्स, और स्वतंत्र भी हो सकते हैं, इंडिविजुअली अलग अलग अपना एक महत्व रखने वाले हो सकते हैं। अर्थात यदि किसी व्यक्ति को गाना गाना आता है उसके साथ साथ उसे चित्रकारी भी आ सकती है, दोनों का एस फैक्टर कम या ज़्यादा हो सकता है, अर्थात एस फैक्टर परिवर्तनीय होता है। ठीक है, विभिन्न एस कारकों का संबंध विभिन्न कौशलों से होता है। अलग अलग तरीके की कौशल ट्रेनिंग लेकर हम उनको बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यह कारक विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न अलग अलग प्रकार की मात्रा में होता है, मतलब हर किसी के अंतर्गत अलग अलग तरीके के गुण होते हैं और उन्हें ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है, उन्हें चेंज भी किया जा सकता है, उन्हें इम्प्रूव भी किया जा सकता है। व्यक्ति में जिस विषय के लिए एस फैक्टर होता है उससे संबंधित कुशलता व विशेष सफलता प्राप्त करता है। जैसे कि गाने में किसी के पास जी के साथ साथ में एस फैक्टर भी होता है। ठीक है, अगर किसी के में जी फैक्टर में भी ना सिंगिंग है तो वो ना मज़े से गाएगा। मतलब एक गायक होता है जो प्रोफेशनली गाता है, एक गायक होता है जो दिल से गाता है, मज़े में गाता है। मतलब जब मज़े में हम गाते हैं ना, आप भी बहुत लोग मुझसे एग्री करेंगे कि जब अगर जैसे मुझे पसंद है
है ना, मुझे गाना पसंद है, मुझे म्यूज़िक पसंद है, तो जो गाना मुझे अच्छा लगता है अगर मैं उसे घर में गुनगुनाऊँ तो मुझे वो सारे साउंड्स भी सुनाई देते हैं मन में ही, कि इसके बाद ऐसी बीट आ रही है, इस तरीके से बीट्स आ रही हैं, इस तरीके से रिदम बढ़ रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, मतलब मुझे सारी चीज़ें समझ में आती हैं और उस हिसाब से मैं अपनी लय ताल को बढ़ाती घटाती रहती हूँ। मुझे किसी को दिखाना नहीं है, जो मैं गा रही हूँ वो अपने मज़े के लिए गा रही हूँ, बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे और मैं उसको गा रही हूँ, तो वो मेरे जी फैक्टर में है। लेकिन मैंने एस फैक्टर में उसको अडॉप्ट नहीं किया, मतलब मैंने सीखा नहीं है। अगर मुझे ट्रेनिंग भी मिल जाती, मुझे गायक बनने की ट्रेनिंग मिल जाती, बाहर से मुझे कोई आता, बहुत अच्छे से मुझे एक गुरु मिल जाता जो मुझे अच्छे से सिखाता, तो हो सकता है मैं बहुत अच्छी सिंगर बन जाती, ठीक है, वाकई में बन जाती। लेकिन मेरे अंदर जी फैक्टर तो था, लेकिन एस फैक्टर में सिंगिंग नहीं थी। इसलिए मैं गाऊँ तो किस लिए गाऊँ? अपने आप को खुश करने के लिए गाऊँ, है ना। तो जिस व्यक्ति में जी फैक्टर हो उसी का एस फैक्टर भी वो बाहर से ले ले, अडॉप्ट कर ले, तो वो परफेक्ट हो सकता है। इनका कहना ऐसा है। इन्होंने ये बताया कि एस कारक जो है उसका स्थानांतरण एक विषय से दूसरे विषय में नहीं हो सकता है। जरूरी नहीं जिसे गाना आता हो उसे पेंटिंग भी अच्छी आती हो। ठीक है, बात समझ लीजिए, क्लियरली समझ लीजिएगा। इन्होंने क्या बताया कि एक एस फैक्टर होता है, एक जी फैक्टर होता है। जी जो है वो जेनेटिकली है, मतलब आपके अंदर बाय बर्थ जो क्वालिटीज़ हैं वो जी फैक्टर के अंतर्गत आएंगी, और जो फैक्टर जो चीज़ें आप एडॉप्ट करते हैं और अंदर भी है उसको ट्रेनिंग करके और इम्प्रूव कर लेते हैं, वो एस फैक्टर के अंतर्गत आती है। जिसमें जी और एस दोनों कॉमन होता है, जिसके अंतर्गत जो भी पोर्शन कॉमन होता है। मैंने आपको एक फिगर बताया था ना, जब कॉमन जो चीज़ है अगर उसको बहुत पॉलिश किया जाए तो आप उसी फील्ड में सफल हो सकते हो, ठीक है ना। और एस फैक्टर कई सारे हो सकते हैं, जैसे मैं अपनी ही उदाहरण दूंगी, किसी और का क्या दूं, कि जैसे मैंने कहा आपको कि मुझे जी फैक्टर के अंतर्गत यदि मैं कहूँ मुझे सिंगिंग पसंद है, मुझे पसंद है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मुझे सिंगिंग पसंद है तो मुझे म्यूज़िक डायरेक्शन भी आता हो, या फिर मुझे लिरिक्स लिखना भी आता हो, मुझे डांस भी आता हो। ऐसा नहीं है, जो चीज़ें आपके अंतर्गत हो सकता है कि एक हो और दूसरी ना हो। और किसी दूसरे व्यक्ति में जी फैक्टर में सिंगिंग है, उसके एस फैक्टर में म्यूजिक भी होगा, पेंटिंग भी होगी, डांसिंग भी होगी, हो सकता है अलग हो। तो सभी का अपना अपना अलग होता है ना। तो चलो ये बात हो गई, समझ में आ गई आपको, है ना। टू फैक्टर थ्योरी को और अच्छे से स्पेयरमैन ने जो समझाया वो क्या बताया उन्होंने, जी फैक्टर इज अ जनरल कैपेसिटी, ठीक है, एसेंशियल फॉर एक्टिविटीज लाइक मेंटल एनर्जी, innate ability not affected by the past experiences and training, और वेरीज इन इंडिविजुअल्स, अलग अलग होती हैं सभी के लिए। जी फैक्टर क्या बताया उन्होंने, जनरल कैपेसिटी होती है, एसेंशियल फॉर ऑल एक्टिविटी, सभी के लिए एक्टिविटी के लिए एसेंशियल होती है, मेंटल एनर्जी को इम्प्रूव करती है, इनेट एबिलिटी होती है, अंदर से आने वाली एबिलिटी होती है, नॉट अफेक्टेड बाय पास्ट एक्सपीरियंस, जरूरी नहीं है पास्ट का जो एक्सपीरियंस है उससे अफेक्ट कर जाए, है ना। और अलग अलग वेरियस इंडिविजुअल, मतलब हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। एस फैक्टर में स्पेसिफिक एबिलिटी होती है, रिक्वायर्ड स्पेसिफिक एबिलिटी फॉर स्पेसिफिक टास्क, ठीक है, इट्स नॉट इनेट बट रिक्वायर्ड टू इनेट कैपेसिटी, जी फैक्टर, ठीक है। इट इज़ अफेक्टेड बाय ट्रेनिंग एक्सपीरियंसेस, अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग लेकर इसको बढ़ाया घटाया जा सकता है। ऑल एस फैक्टर आर को रिलेटेड विथ जी फैक्टर इन वेरियस डिग्रीज, मतलब अलग अलग तरीके से को रिलेट होते हैं, ठीक है। तो जी फैक्टर में अगर जो भी चीज़ें हैं ना, उन्हीं में से एक आपकी एबिलिटी निकल के एस फैक्टर में जाती है, ठीक है। जैसे मुझे बहुत कुछ आता है अगर, तो उसमें से मैंने अपना प्रोफेशन क्या चुना कि मुझे बोलना है, मुझे टीचिंग करनी है, उसमें से मैंने अपनी बहुत सारे जी फैक्टर की जो एबिलिटीज़ अपने को समझ में आती ना, या मैं तो सिंगिंग भी बहुत अच्छी करती हूँ, मैं तो पेंटिंग भी बहुत अच्छी करती हूँ, मैं तो, लेकिन आप प्रोफेशन किसको बनाते हो, जिसको आप समझते हो कि बहुत अच्छा है और उस पे ही आप आगे बढ़ना चाहते हो। तो मैंने अपने जी फैक्टर में से कई सारी चीज़ों में से किस चीज़ को चुना, अपनी कम्युनिकेशन करने के जरिए को, अपने टीचिंग करने के जरिए को चुना, ठीक है ना। अब बात समझ में आ गई होगी आई होप आपको।
ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लीजिए और हम इसको फिगर से समझ लेते हैं। जी फैक्टर हो गया आपका जेनेटिक, है ना। एक बड़ा सा गोला नजर आ रहा है आपको यहाँ पर, ये यानी कि ये मैथमेटिकल एबिलिटी है। इसके बाद में ये स्पेक्चुअल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, वर्बल एबिलिटी है, ये सारी चीज़ें। पर जी में सब कुछ विद्यमान है, थोड़ा थोड़ा सब कुछ है। अब यदि मैथमेटिकल फील्ड में यदि कोई व्यक्ति आगे गया है तो इसका मतलब उसके अंदर जी फैक्टर में तो मैथमेटिक्स थी और उसने उसको ट्रेनिंग के जरिए इम्प्रूव कर लिया। ठीक है ना। चलिए, अब 3 फैक्टर थ्योरी भी यहाँ से आ जाती है। देखिए मैं आपको बता दूँ, 2 फैक्टर थ्योरी स्पेयरमैन ने दी थी और 3 फैक्टर थ्योरी भी स्पेयरमैन ने दी थी। इन्होंने क्या किया कि 7 साल के बाद अपनी, मतलब वो 1904 में थी और फिर 1911 में उन्होंने क्या कहा कि नहीं भाई ऐसा है कि मैं अपनी ही बातों को थोड़ा सा और इम्प्रूव करूँगा। उन्होंने बोला कि 3 फैक्टर होते हैं। एक होता है जेनेटिक फैक्टर, मतलब सामान्य योग्यता, एक हो जाती है आपकी विशिष्ट योग्यता और साथ साथ में ग्रुप फैक्टर भी होता है। ठीक है, और इन सब का मिश्रण होता है। क्लियर। तो विशिष्ट योग्यताओं से मध्य अपना स्थान बनाती है। समूह कारक विभिन्न विशिष्ट कारकों सामान्य कारक के मिश्रण से अपना समूह बनाता है। थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत की आलोचना की और उसके बाद फिर उन्होंने अपना एक बहुकारक सिद्धांत मल्टी फैक्टर थ्योरी दे दी। ठीक है, स्पेयर ने 7 वर्षों बाद अपने सिद्धांत को सुधारा। उन्होंने ये बताया कि बुद्धि में 2 तत्व की जगह पे 3 तत्व होते हैं। 3 फैक्टर थ्योरी कहलाती है। स्पेयर ने कहा सामान्य तत्व यानी कि जी फैक्टर, विशिष्ट तत्व यानी कि एस फैक्टर और साथ में समूह तत्व। मतलब यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पे ग्रुप थ्योरी के लिए, ग्रुप फैक्टर के लिए कैपिटल जी का उपयोग किया जाएगा, है ना। अब देख लीजिएगा यहाँ पे जब 3 फैक्टर की बात की जाएगी ना, तो पहला जी फैक्टर जो है, मतलब सामान्य योग्यता को स्मॉल जी से, स्पेसिफिक योग्यता को कैपिटल एस से और ग्रुप एबिलिटी को कैपिटल जी से दर्शाया जाएगा। ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए, तो ये 3 फैक्टर थ्योरी मानी जाती है। अब इन्होंने क्या बताया, जो 3 फैक्टर थ्योरी है, स्पेयरमैन प्रोपोगेट 3 फैक्टर थ्योरी आफ्टर क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन ऑफ 2 फैक्टर थ्योरी इंट्रोड्यूस अनदर फैक्टर ऑफ इंटेलिजेंस इन हिज प्रीवियस थ्योरी एंड दैट द ग्रुप फैक्टर डिनोटेड बाय कैपिटल जी विच इज सुपीरियर टू जनरल एबिलिटी बट inferior to special factor as नाउ जो फॉर्मूला बन गया ना, वो आपकी कुल जो एबिलिटी है वो क्या है, इज द समेशन ऑफ जी प्लस एस प्लस कैपिटल एस। मतलब आपकी जो टोटल योग्यता है ना, वो इन सब का समेशन हो जाएगा, पी का, जी का, एस का और कैपिटल एस का। ठीक है, तो आज हमने 3 फैक्टर थ्योरी पढ़ ली, यूनिफैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी और 3 फैक्टर थ्योरी पढ़ी। यूनिफैक्टर थ्योरी किसने दी थी, एल्फ्रेड बिने ने दी थी। 2 फैक्टर थ्योरी स्पेयरमैन ने दी थी और आपकी 3 फैक्टर थ्योरी भी स्पेयरमैन ने ही दी थी। बिने ने 1905 में सिद्धांत दिया है, स्पेयरमैन ने 1904 में दिया था 2 फैक्टर थ्योरी का। और जो आपकी बाकी दूसरी थ्योरी है 3 फैक्टर थ्योरी, उन्होंने अपनी ही थ्योरी को थोड़ा और इम्प्रूव किया और कब दिया, 1911 में उन्होंने ये 3 फैक्टर थ्योरी का सिद्धांत दिया। ठीक है, तो कैसा लगा आज का वीडियो, आगे जो हमारी और उसको हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो को कहीं करते हैं यहीं पर समाप्त। अगर वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो जाते जाते लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और कल फिर रात को 9 बजे हमारे साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहीं मिस ना हो जाए। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पढ़ने पड़ते हैं, करने पड़ते हैं। तो जैसे ही हमारी इंटेलिजेंस थ्योरी ख़त्म होगी, हम इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आप सेल्फ लर्निंग के साथ में जुड़े रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, और जैसे भी हमारा चल रहा है आगे, उसको और अच्छे से इम्प्रूव तभी हो जाएगा जब हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन है ना, वो 2 वे कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, अभी हम चैप्टर जो फर्स्ट पेपर है उसमें हमने कम्युनिकेशन ही स्टार्ट किया है, तो सभी स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करें और हमारे साथ में आप
कमेंट करते हुए कम्युनिकेट करें। ठीक है, तो इस वीडियो को करते हैं आज समाप्त, कल फिर मिलते हैं इसी समय। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। दिस इज मोनिशा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।